तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसी के बारे में। एसी चैप्टर है हमारा एसी, एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले बात करते हैं कि करंट या वोल्टेज की यदि हम बात करें तो करंट या वोल्टेज जो है वो दो प्रकार से उनको बांटा गया है। एक करंट या वोल्टेज के प्रकार को कहते हैं एसी और दूसरे टाइप को कहते हैं डीसी। तो आपके पास यहाँ पे दो टाइप के करंट या वोल्टेज हैं, एक आपके पास एसी है और आपके पास है एक डीसी। अब क्या क्या इनमें अंतर होता है ये आप सुनते जाएंगे। तो एसी की बात करें, ये ऐसे करंट या वोल्टेज हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब क्या है? पीरियोडिकली का मतलब है एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो पैटर्न हो रहा था वो रिपीट होने लगता है, डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है। तो हम कहेंगे कि वो जो करंट या वोल्टेज है वो एसी टाइप का है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि व्हेन करंट स्लैश वोल्टेज changes its direction periodically is called AC, current slash voltage। और DC का मतलब हुआ कि ये ऐसे करंट या वोल्टेज हैं जिनकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट स्लैश वोल्टेज विच डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट स्लैश वोल्टेज। तो जो हमारी बैटरीज होती हैं, मोबाइल की बैटरीज, उनको चार्ज करने के लिए डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से वो एसी करंट या वोल्टेज होता है। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एसी और डीसी में अंतर है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं। तो एक ग्राफ है लाइक दिस। ये टाइम के साथ मैंने करंट का वेरिएशन प्लॉट किया है। करंट कुछ इस तरीके से है कि ये आपके सामने करंट का ग्राफ मैंने दिखाया है टाइम के साथ। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मान लीजिए आपके पास ये 1 सेकंड पर करंट ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, टाइम इन सेकंड। ये करंट जो है करंट मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में करंट जो है वो यहां से यहां हो चुका है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। उसके बाद अगली सेकंड में ये 0 पे आ चुका है, उसके बाद फिर टॉप पे पहुंच चुका है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो क्या ये करंट एसी है या डीसी है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि करंट जो है हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव आई एक्सिस की तरफ जो है ये अपनी वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये एसी नहीं है, ये डीसी करंट कहलाएगा। ये है डीसी, ठीक, एसी नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यदि मान लीजिए मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे बना देता हूं, कुछ ऐसे ग्राफ को बना देता हूं, तो बताइए ये जो करंट है ये एसी है या डीसी? तो यहां पे आप देखिए बेटा कि यहां से लेकर यहां तक जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसमें करंट की जो वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। और यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो करंट है वो नेगेटिव करंट है, वो करंट नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि करंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है और लगातार अपना पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है ये एसी है। ये क्या है? एसी है। ठीक, अब बताइए कि मान लीजिए आपके पास कोई वोल्टेज है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से, तो क्या ये एसी है या डीसी है?
तो कह सकते हैं कि यार ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज है, डीसी। ठीक है साहब। अब यहां पे देख के बताइए मुझे, कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस, तो ये वोल्टेज का टाइम के साथ, तो बताइए एसी है या डीसी है? तो हम कह सकते हैं क्लियरली दिस इज डीसी, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज दिया हुआ है। अब जो है कुछ एग्जांपल्स इसके आपको ऐसे फॉर्म में भी दे सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू, लिखते हैं एट T इज इक्वल्स टू T, वोल्टेज दिया हुआ है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके का वोल्टेज दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये अल्टरनेटिंग है या नहीं। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि यदि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक साइन का फंक्शन है, तो यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं टाइम के साथ, यदि मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाना चाहूं इस वोल्टेज का, तो आपको साइनोसॉइडल फंक्शन जो है यहां पे मिलने वाला है, साइन का ग्राफ जैसे आपको ग्राफ मिलने वाला है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं बिकॉज करंट हेयर इज चेंजिंग पीरियोडिकली इट्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये कैसा है, ये एसी वोल्टेज है। क्या है साहब? एसी वोल्टेज है। ये हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन जो है ये चेंज कर रहा है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिस इंटरवल में ये अपना जो पैटर्न है रिपीट करता है, उस इंटरवल को कहा जाता है एक साइकिल। तो यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पहले ऊपर साइकिल, ये नीचे साइकिल, फिर ऊपर साइकिल नीचे साइकिल, ऊपर साइकिल नीचे साइकिल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टाइम इंटरवल है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड कहा जाता है। इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। यदि t इक्वल टू 0 के बराबर है तो t इक्वल टू कैपिटल T के बराबर होता है। इस पूरी साइकिल को कहा जाता है अब फुल साइकिल, फुल साइकिल कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक जो है फुल साइकिल, और ये यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर होती है, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर होती है, ये टाइम की जो वैल्यू होती है। ठीक है साहब। और ये आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है साहब। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं कि यदि हम एसी सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टर के साथ, तो उस पूरे सर्किट में जो करंट है, जो वोल्टेज है और जो पावर है, उनका वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एसी सप्लाई कनेक्टेड टू रेजिस्टर। रेजिस्टर। तो एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। एक आप सर्कल बनाइए और यहां पे एक सांप बना दीजिए। ये एक सिंबल है सप्लाई का, एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई का ये सिंबल है। और इस सप्लाई के अक्रॉस हमने लगा दिया है यहां पर एक रेजिस्टर, जिस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है R के बराबर। और मैंने यहां पे अज्यूम किया है कि जो मैंने वोल्टेज लगाया है एक्सटर्नल, और वो वोल्टेज कुछ इस तरीके से वेरी हो रहा है, V इज इक्वल टू Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t जो है वो टाइम t है। Vm जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू Vm है। कैसे पता चला? देखो भाई यार, ये Vm इंटू साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी यानी कि साइन थीटा है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 होता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये जब मैक्सिमम तब होगा जब ये 1 के बराबर होगा, तो 1 इंटू वीएम के बराबर यानी कि Vm के बराबर, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V की वैल्यू जो है, V की वैल्यू, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm के बराबर है, और इसे वोल्टेज एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो Vm जो है बेटा ये क्या है आपका वोल्टेज एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर एट t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू टी मैंने मान लिया कि ये जो सप्लाई है इसकी पोलैरिटी इस तरफ हो जाती है, पोलैरिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इस सर्किट में जो करंट है इस डायरेक्शन में बह रहा होगा, करंट I के बराबर बह रहा होगा एट t इक्वल टू टी।
तो मैं एट टी इज इक्वल टू टी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी, लेट्स अज्यूम, लेट्स से करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज आई। करंट मैंने मान लिया आई के बराबर है सर्किट में। तो मैं यदि सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं, यदि मैं इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या हमको मिलेगा, देन अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट, सर्किट में अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, तो आपको मिलेगा V माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। वी की वैल्यू जो है यहां पर कितनी है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है किसी इंस्टेंट पर I इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये जो वैल्यू है इसे इंस्टेंटेनियस करंट कहा जाता है। ये क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस करंट। ये वैल्यू है Vm अपॉन आर के बराबर। अब ये जो क्वांटिटी है Vm अपॉन आर, इसे कहा जाता है करंट एम्पलीट्यूड। तो इसको हम बराबर कर देंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां पे आई नॉट का मतलब है करंट एम्पलीट्यूड, आई नॉट का मतलब है करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला आप रखेंगे याद, ये फॉर्मूला आप रखेंगे याद। तो यहां से अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि अप्लाइड वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो उस सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसको आई एम भी लिख सकते हैं, आई नॉट भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको आई एम लिख दें, आई नॉट लिख दें, एनसीईआरटी में आई एम लिखा है तो इसको आई एम ही कर देते हैं। आई एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और या करंट एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया आपका आई एम साइन ओमेगा टी। यदि इन दोनों क्वांटिटीज को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाए, ग्राफिकली यदि हम बात करें तो ये टाइम t है, ये आपके पास करंट या वोल्टेज में एक ही ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूं। तो यहां पे देख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि इस क्वांटिटी का जो ग्राफ है वो साइन के ग्राफ के जैसा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमने बना दिया था। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वी एम के बराबर है। अपने आप को ये रिपीट कर रहा है एक टाइम पीरियड के बाद। यदि यहां पे टाइम की वैल्यू 0 के बराबर है तो यहां पे टाइम की वैल्यू होने वाली है t के बराबर, कैपिटल T, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। और यदि मैं बात करूं इस करंट की, तो करंट भी जो साइन का फंक्शन है, तो करंट का ग्राफ भी साइन के ग्राफ जैसा ही होगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू Vm के बराबर थी और करंट की मैक्सिमम वैल्यू Im के बराबर है, और Im की वैल्यू Vm बाय R के बराबर है। तो करंट यहां पे हम दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से जो है करंट आपको देखने को मिलेगा। दोबारा बनाते हैं दिस। सो यहां पे एक बात और है समझने की, Im, कि वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है यहां पर, फिर उसके बाद 0 हो जा रहा है, उसके बाद वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में हो जा रहा है मैक्सिमम, और करंट भी अपना नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जा रहा है। यहां पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मिनिमम और वोल्टेज मिनिमम, करंट 0 वोल्टेज 0, करंट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम। तो यहां पे हम कह सकते हैं बिकॉज करंट एंड वोल्टेज are simultaneously getting maximum and getting 0 and minimum, so we can say that current and voltage in this circuit are in the same phase. उनके बीच में फेज का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। जब करंट वो काम कर रहा है तो उसी समय वोल्टेज अपने घर में वो सेम काम कर रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एज वी कैन सी
लिखेंगे एज वी कैन सी करंट I and voltage V is getting their maximum value, at their maximum value, at their maximum and minimum value simultaneously. Hence, the phase difference उनके बीच में क्या है, जीरो के बराबर है. Phase difference between voltage and current is zero, और both voltage and current are in same phase. दोनों के दोनों जो हैं सेम फेज में हैं. ये हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. हम यहां से क्या करने वाले हैं कि इस करंट का और इस वोल्टेज का एवरेज वैल्यू हम निकालने वाले हैं. तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम ये सीखते हैं किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे हेडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं यहां पे, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम. y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आप निकालना चाहते हैं एवरेज. फाइंड एवरेज ऑफ y इन टाइम t इज इक्वल्स टू t1 टू टाइम t इज इक्वल्स टू t2. ये आपके पास प्रॉब्लम है कि टाइम t1 से t2 के बीच में एवरेज बताइए इस क्वांटिटी का एवरेज बताइए कितना होगा. तो फॉर्मूला आपके पास होता है एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, और लिमिट आएगी यहां पे t1 से t2, t1 से t2. y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, f ऑफ t के बराबर. तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको फंक्शन ऑफ टाइम का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, t1 से t2 डिवाइडेड बाय, यहां पे हमेशा dt आएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, t में लिमिट लगाएंगे t टू t1 की, तो आपको मिलेगा t2 माइनस t1. तो ये एवरेज वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी. एवरेज वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी साहब. ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका वोल्टेज था, हमने इस क्वेश्चन में लिया था, वो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी. तो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं. फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ v is equals to Vm sin omega t in interval t is equals to 0 to t is equals to capital T. और यहां पे ये कह सकते थे इस लाइन की जगह हम लिख सकते थे, और इन फुल साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू आप बताइए. तो हम ये जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ Vm साइन ऑफ ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का डिफरेंस. 0 से t टाइम इंटरवल है तो t माइनस 0. ये एवरेज वैल्यू आपको मिलने वाली है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज. अब भाई इसको सॉल्व करिए, अब इसको करिए सॉल्व. तो हम जानते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन के. तो Vm जो है एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे. तो आपको यहां मिल जाएगा Vm बाहर, इंटीग्रेशन में आया है अंदर साइन ऑफ ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या है t है, तो यहां पे t को यहां ले जाएंगे, और यहां पे लिमिट लगाई गई है 0 से लेके t तक. ये हमें सॉल्व करना है, और हम ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स जो होता है, साइन के एक्स dx जो है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 बाय के कॉस के एक्स प्लस सी. ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है. और ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ कॉस के एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपके पास 1 बाय के साइन के एक्स प्लस सी.
प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, दिख रहा है सबको? तो यहां पे ये साइन के एक्स की फॉर्म ही लिखी हुई है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय टी ओमेगा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और लिमिट यहां पे लगाई जाएगी 0 से लेके टी, टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर है। तो ये पहले आप अपर लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ वी एम अपॉन टी इंटू ओमेगा, यहां पे आएगा cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ 0। तो cos ऑफ 2 पाई जो है वो 1 के बराबर होता है, cos 0 भी है वो भी 1 के बराबर होता है, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 माइनस 1, और आगे आएगा आपके पास माइनस ऑफ वी एम डिवाइडेड बाय टी ओमेगा। तो ये 1 माइनस 1 जो है 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपको आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा। तो एवरेज ऑफ वोल्टेज हम लिख सकते हैं 0 के बराबर मिल जाता है आपको। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है कि इस फॉर्म में यदि आपको वोल्टेज लिखा है तो आप यहां पे कहेंगे कि वोल्टेज का जो एवरेज है इन फुल साइकिल विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको नोट करके लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है साहब आपका, एवरेज ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 in a full cycle, या t is equals to 0 to t is equals to कैपिटल T is equals to 2 पाई बाय ओमेगा। ये है फुल साइकिल का मतलब। अब इस बात को समझने के लिए और एक और तरीका है, मेथड नंबर 2, टू फाइंड एवरेज। वो क्या है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का ग्राफ किस तरीके से होता है, y है, ये थीटा है, और आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, साइन थीटा का ग्राफ होता है इस तरीके से। यदि मैं एक और फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो होता है इस तरीके से, y ये थीटा, तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से। मैं एक साइकिल में इसका ग्राफ बनाया है, एक ही साइकिल में मैंने इसका ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं बेटा पूरी साइकिल में जितना पार्ट इसका इस थीटा एक्सिस से ऊपर बना है उतना ही पार्ट इसका थीटा एक्सिस से नीचे बना है। ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, यह वाला पार्ट जो है यहाँ पे नेगेटिव है, और ये दोनों एक समान है, तो इनका जो एवरेज वैल्यू है हम कह सकते हैं 0 के बराबर होगा इन फुल साइकिल। तो एवरेज ऑफ साइन थीटा कितना होता है 0 इन फुल साइकिल, इन वन फुल साइकिल। ऐसे यहां पे आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहां से लेके यहां तक इसका एवरेज निकालना चाहूं तो जितना पार्ट इसका पॉजिटिव रहा है उतना ही पार्ट इसका नेगेटिव रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो एवरेज है वो भी कितना आएगा आपके पास 0 के बराबर आएगा। एवरेज ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इन फुल साइकिल। तो एवरेज ऑफ साइन थीटा 0, एवरेज ऑफ कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 इन वन फुल साइकिल। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये क्या है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यदि इसका एवरेज निकालना है, इसका मतलब राइट हैंड साइड का एवरेज निकालना है, राइट हैंड साइड में ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा 0 के बराबर। ऐसे ही यहां पे भी हम कह सकते हैं कि i का एवरेज निकालना है, इसका मतलब राइट हैंड साइड का एवरेज निकालना है, राइट हैंड साइड का एवरेज निकालना है, इसका मतलब vm तो कांस्टेंट है, im तो कांस्टेंट है, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 0। तो जब भी फंक्शन प्योर साइनोसॉइडल है, साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, और एवरेज पूछा जा रहा है, तो हमेशा आंसर 0 होगा, चाहे यहां पे साइन ओमेगा टी हो, चाहे साइन 2 ओमेगा टी हो, चाहे साइन 3 ओमेगा टी हो। यदि हम एक वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो उसका जो एवरेज है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि एवरेज 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब दिमाग में सवाल आएगा कि एवरेज करंट 0 है, एवरेज वोल्टेज 0 है, यदि हम एवरेज पावर की बात करें तो क्या एवरेज पावर भी 0 आनी चाहिए क्या? तो आंसर है इसका नो, एवरेज पावर 0 नहीं आएगी।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।